नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 में संकलित पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक जो कॉलेज में पढ़ाता है उसे कहा जाता है। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, वो चुनाव जीते और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, अर्थात तीनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, तीनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। उनकी हिंदी रचनाओं के नाम क्या हैं? जो आगे हैं: डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को, यानी कि जो सामान्य जनता है उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ, उन्होंने डायरी शैली में बहुत लिखा है और वो चर्चित रही हैं। उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं, उन्हें प्रशंसा भी मिली है कि बहुत बेहतर लिखा है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, अभिनव अर्थात नवीन, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है, नयापन लिए हुए है। तो ये तो था लेखक का परिचय। अब पढ़ते हैं पाठ का परिचय कि पाठ में सारूप में क्या कहा गया है, लेखक क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण होती है गद्य की विधा, गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, तो यह जो पाठ है संस्मरण है और इसकी शैली है डायरी शैली। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद, अवसाद होता है निराशा की सी स्थिति, अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र जिसे आप कैरेक्टर स्केच कह सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को उकेरा है। यहाँ भाषा की रवानी, यानी कि भाषा में एक प्रवाहमयता है और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, क्योंकि सब हमें पाठक को जो है आकर्षित करती है। अब पढ़ते हैं पाठ का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सपने किसके हैं? सालिम अली के, जिस व्यक्ति का चित्र इस पाठ में खींचा गया है। और उनके सपनों को याद करते हुए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेखक उन्हें याद कर रहा है। तो उनके सपनों को सांवला क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु के बाद जो सपने थे उनके साथ ही चले गए हैं, धुंधला गए हैं, अतः सांवले का शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। सांवले विशेषण है और सपने विशेष्य है। पाठ पढ़ते हैं। उनकी मृत्यु का जिक्र करते हुए लेखक कहता है: सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सुनहरे परिंदे, सुनहरे शब्द विशेषण, परिंदे हो गया विशेष्य। सुनहरे परिंदों को ही लेखक ने यहाँ क्यों लिया? क्योंकि जो सालिम अली हैं वह पक्षी विज्ञानी रहे हैं, उनका पूरा जीवन पक्षियों को समर्पित रहा। इसलिए पाठ की शुरुआत उनकी मृत्यु के समय जब लेखक कहता है तो परिंदों से ही उनकी शुरुआत कर रहा है कि सुनहरे रंग के परिंदे हैं, पक्षी हैं और उनके बहुत खूबसूरत पंख हैं, मानो उन पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम होता है भीड़, बहुत से लोग इकट्ठे हों वहाँ हुजूम हो जाता है, उसे भीड़ कहते हैं, हुजूम कहते हैं। तो यहाँ हुजूम है सांवले सपनों का, अर्थात जो बहुत सारे सपने जो सालिम अली ने देखे थे उनके साथ ही तो विदा ले रहे हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं, जो धुंधला गए हैं। उन सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मौत की वादी, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है तो सपने भी मानो उनके साथ ही चले गए हैं। और वादी को खामोश क्यों कहा गया है? कि आसपास चुप्पी छा गई है, सन्नाटा छा गया है, क्योंकि मृत्यु का समय ऐसा ही होता है, सन्नाटा छा जाता है। की तरफ अग्रसर है, अग्रसर मतलब आगे बढ़ रहा है, कि धीरे धीरे उनकी जो शव यात्रा का जो समय है उसका वर्णन लेखक कर रहा है कि वह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सबसे आगे सालिम अली है।
कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कोई चाहे भी उन्हें रोकना या टोकना कि मत जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई है उसे जीवित करना असंभव है। तो मृत्यु जो है अवश्यंभावी है। जिसने जीवन दिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। उनकी शव यात्रा में जो शव होता है वो सबसे आगे होता है, बाकी लोग पीछे चलते हैं। तो शव यात्रा में जो सबसे आगे हैं हुजूम, सपनों के हुजूम को लिए सबसे आगे बढ़ रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जिस तरह से कोई सैलानी, कोई यात्री कहीं पहाड़ों पर चढ़ता है या कहीं यात्रा पर जाता है तो अपने बैग में सब सामान भर के अपने कंधों पर रखकर आगे जैसे निकलता है, मानो अपने सफ़र पर जब वो निकले हैं, सफ़र भी कैसा अंतहीन, जिसका अब कोई अंत नहीं है। क्योंकि अब तक जो उन्होंने सफ़र किए, जो लंबी लंबी यात्राओं पर निकले तो लौटकर वापस आए, लेकिन यह यात्रा ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद लौटना संभव ही नहीं है। तो अपने कंधों पर जैसे सैलानी कोई बोझ उठाया जाता है, तो अपने सपनों को भी अपने साथ लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं हम सबसे विदा लेकर। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। जो आज तक उन्होंने जीवन में यात्राएं की थी उनसे भिन्न यात्रा है यह। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है कि ज़िंदगी में जब भीड़ भाड़ से वो दूर जाना चाहते थे, कभी एकांत में रहने का मन है, शांति या सुकून के पल चाहते हैं, तनाव है जीवन में, बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो उन सब से बचने के लिए कभी वो जब यात्राओं पर गए हैं, इन सब से दूर भागकर, पलायन होता है दूर जाना, तो पहले भी वो यात्राओं पर निकले हैं इन सब से बचकर। लेकिन इस बार जो भीड़ भाड़ और तनाव की ज़िंदगी से पलायन कर रहे हैं, इन सब से दूर जा रहे हैं, तो यह पलायन आखिरी पलायन है। अर्थात मृत्यु के बाद लौटकर नहीं आ सकते हैं, इसके बाद वो पलायन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए संसार से ही पलायन कर चुके हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कि जैसे कोई वन का पक्षी है, प्रकृति में जिया है, पूरा जीवन उसने गीत गाए हैं, दाना चुगा है, सब किया है, और उसी में विलीन हो जाता है, अंत में मृत्यु भी उसी में हो जाती है और उसका शरीर उसी प्रकृति में लुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो उस सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से ही लेखक कर रहा है कि जैसे वन पक्षी प्रकृति में विलीन हो जाता है, वैसे ही सालिम अली जो सदा प्रकृति प्रेमी रहे, पक्षियों के लिए जिए, पक्षी प्रकृति का ही अंग है, तो उसके लिए जिए, तो उसी में जाकर अब वो विलीन होने जा रहे हैं। मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर है मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद जो अंतिम सांस लेने तक जो व्यक्ति कर सकता है वो उन्होंने किया है, उसके बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कि हमारा कोई बहुत प्रिय है, हमसे सदा के लिए जुदा हो रहा है, हम चाहते हैं वह जीवित हो जाए, हम कामना भी करते कि भगवान हमारी सांसें उसमें डाल दे, हमारे जिस्म का जो लहू है, गर्म खून है, वो उसे मिल जाए। तो जिस्म की हरारत, हमारे जिस्म की गर्मी, क्योंकि जब तक शरीर गर्म है, खून बहता है, तो हम जीवित होते हैं। खून जम जाता है, ताप खत्म हो जाता है, गर्मी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। तो कहता है कि अगर हम अपने जिस्म की हरारत, जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उस व्यक्ति को लौटाना चाहें, यहाँ बात है सालिम अली की, कि हम चाहें कि अगर वो लौट आएँ, पुनः जीवित हो जाएं, तो वह पक्षी जो है, वह व्यक्ति जो दूर चला गया है, सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जो उसने सपने लिए थे उन गीतों को पूरा करने के लिए, अर्थात उन सपनों को पूरा करने के लिए भी पुनः जीवित नहीं हो सकता है। अर्थात जिसकी मृत्यु हो गई है उसे चाह कर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।